That is terrible. That is terrible, and we will continue with this story. But at the moment, with us, इस वक्त हमारे साथ, मैंने जैसे आपको कहा when we started, आज मार्च 9 है, 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संस्थापना हुई, राज ठाकरे साहब ने अपनी पार्टी बनाई, and now he is back. He is back with full focus and full strength. और इस वक्त हमारे साथ हैं योगेश चिले साहब, MNS के। योगेश चिले साहब नमस्कार। सर नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। योगेश चिले साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, 18 साल हो गए आपकी पार्टी। आज आपका 18, धन्यवाद। आज आपका 18वां बर्थडे है सर। आप खुद 18 साल के लगते हैं, तो 18वां बर्थडे मतलब क्या? सर आपका और प्रदीप जी का और आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा सफर रहा, बहुत सीखे हमने इस सफर में, और ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा सर। बट दिस इज वेरी गुड, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जब मुझे याद है, जब राज साहब ने ये पार्टी लॉन्च करी थी 2006 में, आप लोगों ने शिवाजी पार्क में जबरदस्त मीटिंग करी। शिवाजी पार्क भर ही नहीं गया था, लोग अंदर आने को इच्छुक थे। अभी तक मुझे याद है, वी वर कैरिंग इट लाइव। उस वक्त हम लोग सहारा में थे, and I remember प्रदीप जी, we were carrying it live, जो राज ठाकरे साहब की जो you used to always carry it live. I mean, you are the greatest fan of Raj साहब. Still am. I'm still his fan. Let's be very clear. मैं आपको बेझिझक होकर के मैं आपको बता दूं, अगर कोई ईमानदार, ऑनेस्ट, सिंसियर, फोकस्ड पॉलिटिशियन और प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन अगर मुझे कोई मिला है पूरे हिंदुस्तान में, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में, वो राज ठाकरे। This has been my stand right from day one, and it is still my stand. It will remain my stand till I find somebody better. Let's be very clear. बाकी सब लोग पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, अलग अलग लोगों के साथ हाथ मिला लेते हैं। राज ठाकरे साहब ने कभी ऐसा काम नहीं किया। मैं कुछ और बोल रहा हूं, प्रदीप जी और योगेश चिले साहब। सर, बाहर जो बसेज आई हुई थी, लोग लड़ रहे थे, हमें अंदर जाने दो। पुलिस बोल रही थी, यार अंदर जगह नहीं है, खचाखच भरा हुआ है। कहां पे? लोग के कंधों में खड़े हो गए लोगों के, और लोग बैठे नहीं थे। सबसे बड़ी बात क्या है योगेश चिले साहब, बाकी जो अलग अलग पार्टीज चलिए उनका नाम नहीं लेते, जो वहां पे रैलीज कर रहे हैं, वहां पे लोगों को बिठाया जाता है और 4-4 फुट की दूरी पे बिठाया जाता है एक दूसरे से, कि ऐसे लगे कि शिवाजी पार्क भर गया है। यहाँ पे सब लोग खड़े थे, सब खड़े थे, किसी के पास जगह नहीं थी। इतना जबरदस्त सपोर्ट, इतना जबरदस्त समर्थन। अब आप बताएं, उसके बाद सबको यही लग रहा था, मुझको तो यही लग रहा था कि बहुत ही जल्द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बनेगी महाराष्ट्र में, और उसके बाद 5 के 10 साल के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मुख्यमंत्री होगा। वो क्यों नहीं हुआ? योगेश चिले साहब बताएं प्लीज। अब आप बताएं, अब आप बोलें। सर पहली बात तो, जब माननीय साहब ने ये पार्टी की स्थापना की थी और हम सभी उनके साथ निकल पड़े थे, तब हमें किसी को मालूम नहीं था कि ये पार्टी इतने साल जाएगी, इतने आगे जाएगी, क्योंकि तब तक हमें विजन भी नहीं था, हमें मालूम नहीं था हमें महाराष्ट्र के लिए क्या करना है। जो भी कुछ था वो माननीय राज साहब ने सोच के रखा था, जो नीचे तक अभी तक उतरा नहीं था। उसके बाद के जो 3 से 4 साल है, ये हमारे पूरे संघर्ष में गए। जैसे साहब बोलते गए, हम वैसे करते गए। यहाँ पे साहब बोलते थे, वहां पे किसी दुकान की कांच फूटती थी या किसी गाड़ी का टायर जलाया जाता था, जो भी वो उस वक्त की जरूरत थी, उस जरूरत के हिसाब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रास्ते पे उतर के आंदोलन किए। क्योंकि होता क्या था, तब की जो सरकार थी, उस सरकार को कितना भी आप दरख्वास्त कीजिए, वो सुनने की हालात में नहीं थे, उन्हें लोगों के काम नहीं करने थे। तो उनके कान खोलने के लिए हमें कुछ ना कुछ रास्ते पे करना जरूरी था, जो हमने किया। उसका रिजल्ट भी हमें 2009 में मिला। 2009 में हमारे अच्छे खासे MLA चुन के आए, उन्होंने काम भी अच्छा किया सर। 12 जी। चुन के आने के बाद उन्होंने काम नहीं किया। हर किसी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन 2014 में जो वेव आई मोदी जी की,
उसमें हर पार्टी बह गई थी। हम तो बहुत छोटे थे। बड़ी बड़ी पार्टियां जो पूरे देश में कांग्रेस थी, वो कांग्रेस बह गई थी। तो वो कोई हमारा उसमें कुछ हमारा अपयश है ऐसा हम नहीं सोचते। इतना ही हुआ था कि हमने उस 5 साल में जो गलतियां की थी, वो गलतियां हमने उसका स्टडी किया। हमने वो गलतियां हम नहीं दोहराए, इसकी पूरी खबरदारी ली। साहब जैसे कहते गए, आज भी हम वैसे ही काम करते हैं। हमें इससे कोई चिंता नहीं है। हम कल सत्ता में आएंगे या सबसे बड़ा विरोधी पक्ष बनेंगे, हमें इस बात की खुशी है कि माननीय राज साहब के पीछे चलते चलते आज हमने जो इज्जत कमाई है, वो इज्जत शायद हम सत्ता पार्टी में बैठते फिर भी नहीं कमा सकते थे सर। ये दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाहूंगा जो अभी आपने बोला योगेश चिल्ले साहब, जो अभी आपने बोला, आगे आपका विजन क्या है, आगे आप क्या करने वाले हैं? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आप क्या करते हुए देखते हैं, और महाराष्ट्र के सुधारीकरण के लिए महाराष्ट्र के विकास के लिए आप क्या करने वाले हैं, वो जरा 1 या 2 मिनट के लिए मराठी में बोले प्लीज। मराठी में बोलिए। उससे पहले सर, इससे पहले थोड़ा सा सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने एक सवाल मुझको पूछा था कि आपकी पार्टी इतने एमएलए आने के बाद भी हारी क्यों। तो मैं नासिक का आपको उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि आज का हमारा वर्धापन दिन जो था वो भी नासिक में ही हुआ है। तो यहीं से हमारा नया दौर अभी शुरू होने वाला है। इसलिए वहां पे हम क्यों हारे, ये पहले पूरे दर्शकों को बताना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही कहा था, नासिक में हमारे लगभग 40 कॉर्पोरेटर जीत के आए थे। लेकिन महाराष्ट्र का दुर्भाग्य यह है सर कि आपको अगर जीतना है तो आपको पैसा डालना पड़ता है। ये मैं आपको चैनल पे बता रहा हूं, ये शायद कोई बताएगा नहीं इतने ओपनली, लेकिन जो है वो मैं आपको फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। हमारे भी जो नगर सेवक आए थे, दुर्भाग्य से उनको भी पैसा खर्च करना पड़ा था। हर वोट के पीछे सभी को, सत्ताधारी हो या फिर वो विरोधी पार्टी हो, सबको पैसा खर्च करना पड़ता है। ये देश के पॉलिटिक्स का दुर्भाग्य है सर। ये लोगों का दुर्भाग्य है कि इतने लोग आज अपने देश में है, इतने ज्यादा संख्या में है कि वो पैसे लिए बिना वोटिंग करते नहीं। और जब कोई आदमी इतना पैसा 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख डालने के बाद कॉर्पोरेटर बनता है, तो उसका पहला प्रयत्न यही रहता है कि वो अपने पैसे की वसूली कैसे करे सबसे पहले, उसके बाद वो लोगों के काम करेगा। अभी जो भी उस वक्त उस दौर में चुन के आए थे, जीत के आए थे, सभी को पैसा खर्चा करना पड़ा था। मगर दुर्भाग्य से, उनके दुर्भाग्य से कहिए कि वहां पे सत्ता के पूरी बागडोर थी, वो माननीय राज साहब के हाथ में थी। और माननीय राज साहब किसी को लोगों का पैसा खा के काम करने को नहीं देते। अगर आप चुन के आए हैं और उसके बाद आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा ही उसकी वसूली ना हो, तो आप करेंगे क्या? आपको पार्टी छोड़ने के सिवाय दूसरा कोई चारा रहता नहीं। यही हमारे साथ हुआ था। माननीय राज साहब ने लोगों का भला चाहा, लोगों के लिए पूरे करप्शन को उन्होंने खत्म कर दिया था नासिक महानगर पालिका से, और ये जो करप्शन खत्म कर दिया, यही हमारे पार्टी के ऊपर आ गया। सभी हमें छोड़ के गए, शायद 5 या 6 कॉर्पोरेटर हमारे साथ रह गए और हमारी सत्ता गई। लेकिन फिर भी हम अभिमान से कह सकते हैं कि सत्ता जाने के बाद भी हमारा दामन आज भी इतना स्वच्छ है कि हम किसी को भी छाती ठोक के कह सकते हैं हमारी सत्ता आती है तो वो बिना पैसे के आती है, और जब भी हम काम करते हैं लोगों के लिए काम करते हैं। आपने देखा रहेगा तब भी हमारे नासिक के जो मेयर थे उनको इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स मिले थे, क्योंकि वो नासिक की तब की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें कोई करप्शन नहीं होता, कभी किसी पे करप्शन का आरोप नहीं हुआ था सर। अभी आपने जो कहा कि हमारा विजन क्या है, जो मराठी में बताना है, हाँ जी बोलिए। तो आमचं स्पष्ट आणि स्पष्ट विजन आहे महाराष्ट्राला भ्रष्टाचारापासून मुक्त करणं। महाराष्ट्रात एखादा जर व्यक्ती आला तर त्याला असं वाटणं, आपण जातो सर, आपल्याला जर कुठे चांगल्या ठिकाणी जायचं असेल तर आपल्या तोंडावर नावं असतात, तर आम्ही USA ला जाऊया, आपण इंग्लंड मध्ये जाऊया, आपण छानपैकी मलेशियात जाऊया,
परंतु कोणी असं बोलत नाही की आपण बिहारमध्ये जाऊया, आपण उत्तर प्रदेशमध्ये जाऊया, आपण महाराष्ट्रामध्ये जाऊया. आमचं असं स्वप्न आहे की जगभरातल्या लोकांना असं वाटलं पाहिजे की जर फिरायचं असेल, पर्यटन करायचं असेल तर महाराष्ट्रामध्ये येऊनच केलं पाहिजे. कारण आमच्या महाराष्ट्राला 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे, जो कदाचित कुठल्या तरी देशातल्या आपल्या एखाद्या राज्याला लाभलेला असेल. आमच्या महाराष्ट्रामध्ये 350 पेक्षा जास्त किल्ले आहेत. देशात नाही जगामध्ये इतके किल्ले असलेला फक्त महाराष्ट्र हा एकच प्रदेश असेल. हे किल्ले जरी आज जसं माननीय साहेबांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं की अरबो रुपये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समुद्रातल्या पुतळ्यावर जो होऊच शकत नाही त्याच्यावर खर्च करण्यापेक्षा तोच फंड जर महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांवर खर्च केला आणि पूर्वी जसे होते तसे किल्ले उभे केले तर जगभरातून पर्यटक महाराष्ट्रामध्ये पर्यटनासाठी येतील. जगातलं जे वातावरण हवं ते वातावरण महाराष्ट्रामध्ये आहे. थंड हवेचं ठिकाण हवं असेल तर महाबळेश्वर आहे, लोणावळा आहे, तोरणमाळ आहे. तुम्हाला अगदी मराठवाडा मध्ये सुद्धा चांगली प्रेक्षणीय स्थळं बघायला मिळतात. नागपूर विदर्भात गेला तरी चांगली प्रेक्षणीय स्थळे बघायला मिळतात. कोकण म्हणजे तर पृथ्वीवरचा सौंदर्याचा स्वर्ग आहे कोकण. त्यामुळे महाराष्ट्र नुसतं पर्यटनाचा विचार केला तरी महाराष्ट्र प्रचंड मोठं राज्य होऊ शकतं. आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा आमचं सध्याचं हेच विजन आहे की आमच्या मराठी मुलांना याच महाराष्ट्रामध्ये नोकऱ्या मिळत आणि ते अशा प्रकल्पांमधून मिळत ज्याने महाराष्ट्राचा विनाश होणार नाही. आज राज साहब ने सबको संबोधित करते हुए क्लियर कट कहा जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, बोले की माझा पार्टी मध्ये नो कास्ट, जातिवाद होगा ही नहीं, कोई भी जातिवाद नहीं होगा. ये ऊपर जाति का है, ये नीचे जाति का है, ये होनारच नहीं. राज साहब ने क्लियर कट पार्टी आइडियोलॉजी सीधा स्पष्ट कर दिया पूरे कार्यकर्ताओं के सामने. उन्होंने कहा जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सब जाति के लोगों को अपने साथ ले लिया, उसने कभी भेदभाव नहीं किया था और सबको साथ में लेकर एक फौज बना दी था और पूरे उसने राज कर दिया. बोले ये जो बाकी पार्टीज है छत्रपति महाराज के आइडियल्स को बात तो करते हैं मगर जाति का जहर हर पार्टी ने बोया कि ये छोटा जाति है, दलित है, जाति जनगणना. तो ये इस पर जरा गौर फरमाएंगे बिकॉज ये बहुत एक क्लियर विजनरी एक टॉक है जो राज साहब ने आज कहा नासिक में. चिले साहब. सर इसके दो एंगल है, दो पहलू है. पहला पहलू तो ये है कि आप जब जाति को बढ़ावा देते हैं और जाति के ऊपर आपके आंदोलन होने लगते हैं तो आप आपके हर महापुरुष को जाति में बांटने लगते हैं. फिर कोई अगर किसी महापुरुष पे कुछ लिखेगा और वो उस जात के लोगों को पसंद नहीं आएगा तो उन पे हमला किया जाता है. यानी आप पहला पहलू ये है कि जब आप जातिवाद को बढ़ावा देते हैं तो आपके राज्य में जो विचारवंत तैयार हो जाते हैं, जो भी लोग सोचने वाले लोग तैयार हो जाते हैं, वो अपने आप सोचना बंद कर देते हैं. हालांकि सबसे बड़ी बात जो है, सबसे मेहनत वाली बात है, वो वही सोचना है, वही बंद किया जाता है. और दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप जातिवाद को सर बढ़ावा दे देते हैं तो हर जात अपने सामने वाली जात को अपना विरोधी मानने लगते हैं. जो भाईचारा है वो भाईचारा अपने आप खत्म होने लगता है और पॉलिटिशियंस को उनकी राजनीति करने में सबसे ज्यादा आसानी तब होती है जब एक जात दूसरे जात के खिलाफ खड़ी होती है. अभी आपने देखा रहेगा महाराष्ट्र में आजकल मराठा आरक्षण पे जो राजनीति शुरू है उस राजनीति की वजह से मराठाओं के खिलाफ अभी ओबीसी है, धनगर है, फिर दूसरी जातियां खड़ी हो रही है. कल मराठा आंदोलन खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद धनगर आंदोलन खड़ा हो जाएगा, उसके बाद ओबीसी आंदोलन खड़ा. ये कितना करेंगे, कितने हर किसी को तो आरक्षण नहीं दे सकते. तो ये जो बीज बोया है, बोलिए सर. जी जी बिल्कुल. कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक राज साहब का सवाल है, राज ठाकरे जी का जहां तक प्रश्न है, वो असल में पूरे भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हम भारतीय एक रहें. शुरू से उनका यही रहा है. और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो उनकी रिसर्च है, मतलब उसका तो कोई उंगली भी नहीं पकड़ सकता, सीधी बात है. क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में हर कोई था, हर जात से, हर धर्म से. उसमें मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू भी थे, हर जाति के लोग थे. और जाति के ऊपर आज तक कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना नहीं की. हिंदवी स्वराज था, हिंदू स्वराज नहीं था. हिंदवी स्वराज यानी पूरे हिंदुस्तान का स्वराज. सबसे बड़ी बात यह. तो ये बात बाकी लोगों के समझ में क्यों नहीं आती है योगेश साहब?
राज ठाकरे इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉलिटिशियंस। जी जी बोलिए प्लीज। समझ में सबके आती है, लेकिन समझना नहीं है किसी को। हमारे मराठी में कहा जाता है की झोपलेल्याला जागा करता येऊ शकतं, पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला जागा करता येऊ शकत नहीं। जो सोने का नाटक कर रहा है उसे आप नहीं जगा सकते सर। करेक्ट। तो ये सब सोने का नाटक कर रहे हैं अभी जो बात आपने कही एकदम दुरुस्त बात की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी जातियों को एक साथ लेके ये हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। अभी हमारे बारे में, माननीय राज साहब के बारे में जो भी हिंदी मीडिया में हमें बहुत दुख होता है तब जब कोई आदमी आपको कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन उसी बात को तोड़ मरोड़ के जब हिंदी चैनल्स, हिंदी मीडिया वाले पूरे देश में बताते हैं तो एक अच्छा आदमी आप गवाते हैं। जो बात राज साहब कह रहे थे कि हर राज्य के युवक को उसी के राज्य में काम मिलना चाहिए। अगर बिहार में, यूपी में उद्योग धंधा, काम धंधा नहीं है तो चाहे तो महाराष्ट्र के हिस्से में आने वाला कुछ फंड पहले यूपी और बिहार को दे दीजिए, लेकिन वो राज्य सुधारिए ताकि वहां के जो युवा है उनको वहीं पे रोजगार मिले। ये बात माननीय राज साहब ने कही थी शुरू से। मीडिया ने क्या शुरू से कहा, मीडिया ने ये दिखाया कि राज साहब यूपी और बिहारियों के खिलाफ है। हम उनके खिलाफ नहीं थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि रेलवे की जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है, अगर वो महाराष्ट्र में नौकरी है उसके लिए आए तो वो एडवर्टाइजमेंट महाराष्ट्र में आनी चाहिए, ना कि यूपी और बिहार में आनी चाहिए। अगर यूपी बिहार में नौकरी है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट महाराष्ट्र में क्यों आनी चाहिए? यही बात हम कह रहे थे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये योगेश चले साहब, मैं लोगों को याद दिला दूं कि जब ये रेलवे का जब ये एंट्रेंस एग्जाम का जब ये इशू हुआ था, प्रदीप जी आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है, और सडनली हम लोग क्या देखते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश से अरे लाखों लोग आ गए, हजारों की भीड़ आ गई है वहां पे एग्जाम देने के लिए। रेलवे का एग्जाम मुंबई में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, और महाराष्ट्र के किसी शख्स को मालूम तक नहीं है, क्योंकि रेलवेज ने एडवर्टाइजमेंट छापी सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के अखबारों में, यहां पर छापी नहीं। तो उसमें गलती क्या करी है, उसमें गलत क्या है जो राज ठाकरे ने क्या किया है? क्योंकि सर रेल मंत्री भी तब शायद बिहार के थे। जी दुरुस्त बात, करेक्ट प्रदीप जी। राज साहब ने आज ये भी कहा कि जिन्होंने वादा किया था कि अरेबियन सी में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाएंगे, उस चीज का स्टेटस क्या है? बोले कि आप वादा करके गए थे, फाउंडेशन हर चीज करके गए, उद्घाटन भी करके गए, मगर हुआ नहीं है। आगे जाके राज ठाकरे साहब ने शायद ये भी कहा कि स्टैच्यूज पर आप कम पैसा कीजिए, खर्चा कीजिए, आप महाराज के जितने गढ़ है उस गढ़ को ठीक कर दिए। चिले साहब इस पर जरा गौर फरमाइए, ये क्या मीन्स, विजन क्या है? विजन एब्सोल्यूट क्लियर है राज साहब का। सर पहली बात तो यह है कि इतना बड़ा स्टैचू अगर आपको खड़ा करना है समुद्र में तो आपको आइलैंड की जरूरत है, और इन्होंने जो ढूंढ के निकाला है वो आइलैंड नहीं है। वहां पे इतना बड़ा स्टैचू खड़ा नहीं हो सकता, ये उनको भी मालूम है। उन्होंने सिर्फ डिजाइन बना के लिया है। अगर वो पॉसिबल रहता तो शायद 4 साल पहले, 5 साल पहले उसका काम शुरू हो जाता था। आज भी वहां पे एक भी ईंट नहीं रखी गई है, सिर्फ जाते हैं नाव से और सर्वे करके वापस आ जाते हैं। उसके बगैर पिछले 7-8 सालों में वहां पे कुछ नहीं हुआ है। तो हम तो पहले दिन से माननीय राज साहब यही कह रहे हैं कि इतने बड़े पुतले आप खड़े करेंगे, उससे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़ा नहीं होगा। उन्होंने जो गढ़ किले बनाए, जिन किलों के बदौलत उन्होंने अपना हिंदवी स्वराज्य खड़ा किया था, उन किलों को खड़ा करना आज हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी विरासत है जो छत्रपति शिवाजी महाराज पीछे छोड़ के गए हैं। उस विरासत को वापस पुनर्जीवित करना, उसका पुनर्निर्माण करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी छोड़ के हम क्या बना रहे हैं, तो महाराज के पुतले बना रहे हैं, जिससे हमारे अभी हम क्या दिखाएंगे, हमारे जो अगली जनरेशन है उसको वो 300-350 मीटर का पुतला दिखा के क्या होने वाला है? उससे अच्छे उनके अगर गढ़ किले जो उनके समय में जैसे थे वैसे के वैसे अगर हम बना के उनके सामने रखेंगे, तब उन्हें पता चलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज जीते कैसे थे। लेकिन यहाँ पर ये बात तो उन्होंने बहुत पहले भी कही थी, 2006-2007 में भी गई थी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कह रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस विषय के अंदर एक पूरा पेपर भी प्रिपेयर हुआ था कि हाउ दीज हैव टू बी restored, restoration of these forts. And by the way, I am very very sad
आई एम डिसअपॉइंटेड, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये बता दूं आपको योगेश चिले साहब, रायगढ़ फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, सिंधुदुर्ग फोर्ट, प्रतापगढ़, पन्हाला, लोहगढ़, जंजीरा, विजयदुर्ग, कुछ नहीं हुआ है। और तो और छोड़िए, वो जो रायगढ़ फोर्ट की जो जाली थी ना ऊपर, वो भी टूट के नीचे गिर गई। और मैंने तो ये सुना है कि उसको उठा के जो बाकी उसका पोर्शन था वो किसी ने जाके विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को बेच दी है। ये भी सुनने में आया है। बाय द वे, ऑल दोस फोर्ट्स आर फॉलिंग अपार्ट। जी बताएं। हमारे कुछ महाराष्ट्रियन लड़कों की संस्थाएं हैं जी, कुछ लगभग 25-50 संस्थाएं हैं जो एक एक किला लेती है और वहां पे जो पानी की टाकियां रहती है पुरानी, वो साफ करते हैं। वो सरकार साफ नहीं करती। पहले तो उनको परमिशन भी दिया नहीं जाता था क्योंकि ये सब किले केंद्र के पुरातत्व विभाग के हाथ में है, इसलिए वो संस्थाओं को परमिशन भी नहीं मिलती थी। अभी तो ठीक है, परमिशन दे रहे हैं सिर्फ टाकी साफ करने के लिए, इसलिए वहां पे स्वच्छता तो है। नहीं तो सरकार के हाथ में सिर्फ ये किले रखेंगे तो वो ये सभी किले टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सर। ये तो लड़के हैं जो युवक है, उनमें आज भी प्यार है महाराज के लिए, उनके गढ़ किलों के लिए, इसलिए हर रविवार को वो किलों पे जाते हैं और वो किले साफ किए जाते हैं जितना उनको पॉसिबल है उतना सर। सर अभी जो पिक्चर आई थी तानाजी, सिंहगढ़ जो फोर्ट था, उसको कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरीके से अपने मतलब तानाजी के उनके जनरल थे तानाजी, उन्होंने जाकर के उसको कैसे कॉन्कर किया, कैसे उसको टेक ओवर किया। आज सिंहगढ़ की हालत देख लो सर। हम तो ये सोच रहे थे पिक्चर आने के बाद उसकी रेस्टोरेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। लोगों ने पिक्चर आई, देखा, ताली बजाई, प्रोड्यूसर्स को बहुत पैसे मिल गए, सब कुछ मिल गए। अरे यार, मेरा ये कहना है जो प्रोड्यूसर्स हैं एटलीस्ट 10 या 15% तो लगा देते ना उसमें कि भाई ये हम रेस्टोरेशन के लिए दे रहे हैं सिंहगढ़ फोर्ट के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपको मालूम रहेगा जी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो शपथ ली थी, वो शपथ ली थी रायरेश्वर के मंदिर में जी। उस रायरेश्वर के मंदिर की हालत आज आप जाके देखिए जी। जब मैं पहली बार वहां पे गया था तब मैंने देखा कि वहां की जो शिवलिंग है, जिस रायरेश्वर के लिंग पे छत्रपति शिवाजी शिवलिंग पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने शपथ ली थी, उस शिवलिंग के बाजू में अपनी टाइल्स रहती है ना, लादिया, वो लादिया डाली है पुराने पत्थर निकाल के। जब मैं अपना सेंट जॉर्ज किला जो है मुंबई में, वहां पे पुरातत्व विभाग का ऑफिस है, कार्यालय है, मैं उनके संचालक को मिलने गया। मैंने पूछा, सर जी ये इस तरीके से रिस्टोरेशन होता है क्या पुराने किलों का, पुराने मंदिरों का? तो उन्होंने कहा था हमारे पास वो मंदिर आता ही नहीं है। मैं बोला वो तो केंद्र के पास भी नहीं है, राज्य के पास होना चाहिए। तो बोलते हमारे लिस्ट में ही वो मंदिर नहीं है। आप बोलिए अभी जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने शपथ ग्रहण की थी, शपथ ली थी, वो मंदिर अपने पुरातत्व महाराष्ट्र पुरातत्व के लिस्ट में नहीं है। उसकी फाइल तैयार, मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है, जो पुराने पत्थर वहां पर लगे हुए थे उनको हटा करके और नए टाइल्स लगा दिए वहां पे। मतलब अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। वो भी सर वो भी गांव वालों ने लगाए हैं क्योंकि मंदिर टूट रहा था, वो उनकी गलती नहीं है, इनका ध्यान नहीं है। उनको मालूम नहीं पुरानी जो वास्तु है वो उनको कैसे रिस्टोर किया जाता है। उन्होंने उनके हिसाब से लादी लगा दी, थोड़ा बार इधर उधर कर दिया और छोड़ दिए। वो करेंगे क्या दूसरा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इसमें नहीं है क्या इतना? नहीं। महत्व वाली चीज है, चीज को सोचना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं है। और महाराष्ट्र हेरिटेज सोसाइटी के बीच में भी नहीं है। नहीं, दैट इज नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अभी भी मोदी जी खुद हीरो मानते हैं कि हमारा हीरो है छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके पूरे किले को आज तक एएसआई ने अपने कब्जे में अपने अंडर ले लिए नहीं लिया अभी तक। 13 किले सर, 13 और 13 सबकी हालत देखने वाली है। इनफैक्ट देयर वाज अ प्रपोजल टू स्टार्ट अ छत्रपति टूर स्टार्ट करने की एक बात हुई थी जब बाला साहब ठाकरे थे, जब 1995 में शिवसेना बीजेपी की सरकार आई थी, आई रिमेंबर। और ये बाय द वे योगेश चले साहब, मैं यहाँ पे कोई डींग नहीं हाँक रहा हूँ, वो रिपोर्ट मैंने प्रिपेयर करी थी, ये भी बता दूंगा। दैट रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय मी। सब कुछ हो गया, क्या हुआ अब उसका रिपोर्ट? सर वो रिपोर्ट हमें दीजिए, हम उस पे काम करेंगे। मैं भेजता हूँ आपको, इतनी मोटी है, उठा करके लानी पड़ेगी मुझको। फिर क्या हुआ, अजीत बाबूराव केरकर साहब, उनको एक एडवाइजर भी अपॉइंट किया गया था बाद में जाकर के, उन्होंने भी उसको पुश किया कि एक छत्रपति टूर बनाइए, एक एक किले की रेस्टोरेशन कीजिए।
अभी ये जो बात हो रही है कि राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कितना टूरिज्म आएगा, मैं कहता हूँ छत्रपति टूर अगर बना दिया जाए और छत्रपति महाराज के एक एक किले के साथ में एक म्यूजियम हो, साउंड एंड लाइट शो हो, बच्चों के लिए एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक वॉल हो, सब कुछ हो, मैं आपको बता रहा हूँ महाराष्ट्र में इसी से ही इतना फॉरेन एक्सचेंज बन जाएगा कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी बात है। कैन यू इमेजिन द बूस्ट टू टूरिज्म दैट विल टेक प्लेस? अफजल खान को जहां मारा, अगर उसको एक जबरदस्त तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया तो आई एम टेलिंग इट विल बी सच अ हिट। शाइस्ता खान का उंगली काटे उसको बना दिया तो क्या टूरिज्म, पूरे दुनिया से टूरिज्म का लहर होगा यहाँ पर। आई मीन व्हाट यू सेइंग जिले साहब, बजाज साहब जो बोलो सोचने वाली बात है। ये जब मैंने शुरू किया था बात करना मराठी में, जो मैंने कहा, मैंने यही बातें कही है मराठी में जब मैं बोल रहा था, तो यही बातें मैंने की थी कि हमारे 350 किलो को भी आज पुनर्निर्मित किया जाए तो पूरे दुनिया से लोग महाराष्ट्र में आएंगे सिर्फ पर्यटन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसा ही हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो जागें और उन शख्सियतों को वोट दें जो असल में महाराष्ट्र की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रदीप जी, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको और भी ज्यादा शुभकामनाएं। आज आपका स्थापना दिवस है, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें, महाराष्ट्र के लिए काम करें, महाराष्ट्र के युवाओं के लिए, बाकी सबके लिए आप काम करें। जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे साहब का जो विजन है बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है महाराष्ट्र के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप चलते रहें और एक दिन महाराष्ट्र की जनता को भी ये लगेगा कि हमारे लिए ये शख्स काम कर रहा है और ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी सर, वंदे मातरम। थैंक यू। Isn't that terrible, Pradeep? Hey, you look at the list of main 13 forts, जो 13 forts जो हैं। I mean, come on, sir, what are you guys doing? जहां छत्रपति ने अफजल खान को अपने हाथों से वध किया है जी, इट इज अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट। एंड बाय द वे वो जो मजार है ना अफजल खान की, वहां पे वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद बनवाई है। वो ये भी बता दूं आपको, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। उसको वो तोड़ने के लिए गए थे लोग, तो वहां पर देखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद ऑर्डर किया था कि भाई वो भी फौजी था, मैं भी योद्धा था, रेस्पेक्टफुली ट्रीट कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए। उनकी कब्र वहीं पर है, वो अफजल खान की कब्र वहीं है, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद वहां पे मजार बनाई उनकी, और उसको कनेक्ट किया शाइस्ता खान का, जहां उंगली काट दिए। जी, आई मीन सच अ डेयरिंग गुरिल्ला वॉरफेयर से रात को अंदर घुसना, और फिर पुनः किस तरीके से पुणे को किस तरीके से उन्होंने कब्जा किया पुणे के ऊपर और बाकी हर जगह पे। दिस इज ब्रिलियंट स्टफ। आई एम रियली टेलिंग यू, गट्स ऑफ दैट पर्सन कि अंदर रात को जाना और अटैक करना, डायरेक्टली खुद ही जाके अटैक, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। All it requires is application of mind. It requires application of mind. You have a whole treasure waiting right here in Maharashtra for you, and all that you have to do is to start working on it. That's it. Unfortunately, we haven't had governments that have really had priorities with regard to this. I don't know why, but I hope whichever government comes next will actually wake up to the fact कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर सिर्फ आप वोट बटोरने बंद कीजिए, जरा काम भी कीजिए। मुझे ऐसा लगता है। और आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं? प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी किले हैं, क्या उनका सुधारीकरण होना चाहिए? क्या उनको रिस्टोर करना चाहिए? क्या छत्रपति टूर जो कि प्लान किया गया था 95-96 में, क्या उसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द कांग्रेस